रात होते ही मेरी मम्मी पूजा पाठ के बहाने खुद को एक कमरे में बंद कर लेती थी। मुझे शक तो पहले से ही था कि आखिर मम्मी रात भर करती क्या है। एक दिन मम्मी पूजा पाठ वाले कमरे में गई तो दरवाजा बंद करना भूल गई। मैंने चुपके से जाकर देखा तो मम्मी एक बड़ा सा बक्सा खोलकर अंदर घुस गई और बक्से को बंद कर लिया। जब मम्मी काफी देर तक बक्से से बाहर ना आई तो मैंने बक्सा खोलने का फैसला किया। बक्सा खोलकर अंदर जो देखा तो मेरे होश उड़ गए। एक मजबूर आदमी की हैरतअंगेज कहानी। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। जब मैं 8 साल की थी तो मेरे पापा ने खुद को फांसी पर लटकाकर अपनी जान ले ली थी। मेरी माँ खून के आंसू रोती हुई मुसलमानों को बस दुआएं देती जा रही थी। लेकिन उस हादसे के 10 साल बाद तक मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर मेरे पापा ने खुदकुशी की है तो मेरी माँ मुसलमानों को दुआएं क्यों दे रही थी। हालांकि मेरी माँ एक धार्मिक पूजा पाठ वाली औरत थी। मेरे घर में पूजा के लिए एक अलग से कमरा था जो दिन भर बंद रहता था। लेकिन रात होते ही मेरी माँ उस कमरे में चली जाती और कमरा अंदर से बंद करके पूजा पाठ में लगी रहती थी। पहले तो मुझे यही लगता था कि माँ रात भर पूजा पाठ करती रहती है, लेकिन जब उस कमरे का राज खुला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पापा की मौत के बाद घर में सिर्फ मैं और मेरी मम्मी रहती थी। हुआ ये कि एक दिन मैंने भी पूजा वाले कमरे में जाकर पूजा करने की जिद की तो माँ ने मना कर दिया और कहने लगी कि कोई जरूरत नहीं है पूजा वाले कमरे में जाने की। तुझे पूजा करना ही है तो अपने कमरे में बैठ के पूजा कर ले। माँ का मुझे इस तरह रोकना मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मैं किसी भी तरह उस कमरे का राज जानना चाहती थी। एक रात जब मम्मी पूजा पाठ करने के लिए कमरे में गई तो शायद गलती से उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। मैंने चुपके से दरवाजे से झांका तो देखा कि मम्मी ने एक बड़ा सा बक्सा खोला और उसके अंदर घुसकर बक्सा बंद कर लिया। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मम्मी बक्से के अंदर क्यों चली गई। मैं काफी देर तक इंतजार करती रही कि मम्मी बक्से से बाहर निकलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तकरीबन आधा घंटा निकल जाने के बाद मुझे ये डर लगा कि कहीं बक्से के अंदर मेरी मम्मी का दम तो नहीं घुट गया, कहीं मर तो नहीं गई। यही सोचकर मैंने जल्दी से बक्सा खोला तो वहाँ मेरी मम्मी थी ही नहीं। खाली बक्सा देखकर तो मेरा सर ही चकरा गया, क्योंकि मैंने खुद अपनी माँ को बक्से के अंदर जाते हुए देखा था और बाहर आते हुए नहीं देखा। अजीब बात थी कि मम्मी बक्से के अंदर गई और गायब हो गई। आधी रात को मैं पागलों की तरह बक्से के सामने खड़ी होकर सोच रही थी कि मम्मी कहाँ गायब हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे महसूस हुआ कि कहीं मैं भी अपनी मम्मी की तरह गायब ना हो जाऊं। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं वहां से चलकर अपने कमरे में आई और डर के मारे कांपने लगी। मैं इतनी छोटी नहीं थी, 18 साल की लड़की थी, लेकिन फिर भी मैं इंसान थी और बेहद डरी हुई थी। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज आई तो कमरे की तरफ भाग कर गई तो देखा मम्मी पूजा कर रही थी। मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गई। अगले दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं बक्से का राज जानकर रहूंगी कि आखिर उसमें ऐसा क्या है। मम्मी से पूछने का कोई फायदा नहीं था, वो सीधा मुकर जाती। एक रात मम्मी के बुआ के बेटे की मौत की खबर आई तो वो वहां चली गई। मेरे पास यही एक मौका था बक्से का राज जानने के लिए। मम्मी के जाने के बाद मैं उठकर कमरे में आ गई। कमरा तो खुला हुआ था, लेकिन बक्से में ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी जरूर मम्मी के कमरे में होगी। मैं मम्मी के कमरे में गई और पूरा कमरा खंगाल डाला। फिर मुझे फ्रीज के ऊपर चाबी मिल गई। मैं कमरे में आई और दरवाजा बंद कर दिया। फिर बक्से के पास आई तो मुझे डर लगने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत करके बक्से का ताला खोल दिया। मैंने देखा वहां पर कुछ भी नहीं है, बक्सा बिल्कुल खाली है। मैं ये देखकर हैरान हो गई। मैं दरवाजा बंद करने ही लगी थी कि मुझे नीचे से कोई आवाज आई, सीमा आ जाओ नीचे। ये एक मर्दाना आवाज थी जो मुझे बक्से के नीचे से सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई और सर पर आसमान गिर गया। आखिर ये कौन था जो मेरी मम्मी का नाम पुकार के उसे बुला रहा था, पर मैं भूत बनकर खड़ी रही। फिर मुझे गौर करने पर महसूस हुआ कि बक्से के नीचे कुछ तख्त सा रखा हुआ है।
मैंने वो तख्त उलट कर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ पर नीचे सीढ़ी था, यानी के बक्से के अंदर एक तहखाना था। वो आदमी जो मेरी मम्मी का नाम पुकार रहा था, वो शायद जवाब ना मिलने पर चला गया था। मैंने सीढ़ियों से थोड़ा सा झांक कर देखा तो एक आदमी वहाँ चारपाई डालकर सो रहा था। मैं बहुत तेज डर गई और उस बक्से को बंद करके वहाँ से वापस आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं सोचकर परेशान थी कि आखिर ये आदमी कौन है और मेरी मम्मी रोजाना पूजा पाठ के बहाने कमरे में जाकर क्या करती है। मेरे दिमाग में गलत किस्म के ख्यालात आने लगी थी। मेरे पापा मम्मी एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे। और मैं हैरान थी कि पापा के जाने के बाद मम्मी जिंदा कैसे थी। वो बीमार हो गई थी तो मुझे लगा कि पापा की जुदाई में बीमार हो गई है। लेकिन आज बक्से के नीचे तहखाने में एक आदमी को देखकर मेरा भ्रम टूट गया था। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी मम्मी ने जवान और खूबसूरत होने के बावजूद दूसरी शादी नहीं की। मुझे लगता है कि यह सब उन्होंने पापा से मोहब्बत की वजह से किया है। लेकिन आज जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मेरी माँ जैसे एक ही लम्हे में मेरी नजरों से गिर गई थी। यह आदमी कौन था जिसे मेरी माँ ने तहखाने में छुपा रखा था? मैं अपनी मम्मी का इंतजार करने लगी कि वो आए तो मैं उनसे सवाल करूं कि उसने मेरे बाप को धोखा क्यों दिया, इतने साल मुझे धोखे में क्यों रखा। अगली शाम जब मेरी मम्मी वापस आई तो मैं अजीब नजरों से उन्हें देखने लगी। क्या बात है सोनम, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था और दुख भी। मैं आज तक आपको सती सावित्री समझती थी, लेकिन आज मेरा यह भ्रम टूट गया है। मैं जैसे फट पड़ी थी। क्या हो गया सोनम, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मम्मी ने परेशान होकर पूछा। ये तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि आप क्या कर रही हैं इतने सालों से। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आज तक समझती थी कि आपको मेरे बाप से बेहद मोहब्बत है, इसलिए आपने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन आज आप मेरी नजरों में गिर गई है। मम्मी ने गुस्सा होते हुए कहा कि मुझे आज भी तुम्हारे बाप से बेहद मोहब्बत है, उसी के नाम पर जिंदा हूँ। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? नजर आ गया है मुझे, अब सब कुछ साफ हो गया है, मैंने गुस्से से कहा। क्या नजर आ गया है तुम्हें? मुझे भी बताओ, मम्मी ने परेशानी से पूछा। मुझे वो आदमी नजर आ गया है जिसको आपने बक्से के नीचे तहखाने में छुपा रखा है। आप रोज रात को पूजा पाठ करने के बहाने उस आदमी के पास जाती हो। आप मुझे बताएं कि कौन है वो आदमी? तुम्हें कैसे पता चला बक्से के नीचे वाले तहखाने का? और तुमने कहां से देख लिया उस आदमी को? मम्मी ने हैरत से पूछा। मैं पहले बच्ची थी मम्मी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मुझे बता दें कि कौन है वो आदमी? मैंने गुस्से से कहा तो मेरी मम्मी सर पकड़कर बैठ गई। तो गुस्सा मत कर, आराम से बैठ जा, मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाती हूँ। मम्मी ने मुझे कंधे से पकड़कर चारपाई पर बिठाया। तहखाने में मौजूद आदमी कोई और नहीं, तुम्हारा बाप है। मेरी मम्मी ने कहा तो मुझे इस बात का यकीन नहीं आया। झूठ बोल रही है आप, मेरे बाप ने आज से 10 साल पहले खुद को फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी। गुनाह छुपाने के लिए आप ऐसा कह रही है। मैंने खुद अपने बाप की लाश देखी थी, जिसका अर्थी मैंने खुद ही सजाया था, और उनकी चिता में आग मैंने खुद ही लगाई थी। उनकी अस्थियों को मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। आप कैसे कह सकती कि वह आदमी मेरा बाप है? मुझे माँ की बात पर यकीन नहीं आया। तुम्हारे बाप ने खुदकुशी नहीं की थी, वो सब एक ड्रामा था जो मैंने और तुम्हारे बाप ने तुम्हारे बाप की जान बचाने के लिए रचा था। मम्मी के उस हैरतअंगेज बात पर मैं हैरान हो गई। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने खुद लाश देखी थी अपने बाप की। तो मेरी माँ कहने लगी, तुमने जो लाश देखी थी वो असल में लाश नहीं, एक पुतला था जिसे हमने फांसी पर लटकाया था। हम दुनिया को यही दिखाना चाहते थे कि तुम्हारा बाप मर चुका है, ताकि कोई हमें परेशान ना करे। मैंने हैरत से माँ का चेहरा देखते हुए कहा, कैसे यकीन कर लूं मैं आपकी इस कहानी पर? तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो चलो
मैं तुम्हारे बाप के पास तहखाने में लेकर चलती हूँ। तुम उसे देख लो, वह खुद तुम्हें अपनी कहानी सुनाएगा। मम्मी उठी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे तहखाने की तरफ ले जाने लगी। वो आदमी मेरा बाप नहीं है, कोई और है। मुझे अपने बाप की शक्ल याद है, मैंने मम्मी के साथ चलते हुए कहा। तुम्हें अपने बाप की जवानी की शक्ल याद है? अब वह बूढ़ा हो चुका है। 10 साल में इतना बदलाव तो आ गया है उसमें कि आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। मम्मी ने कहते हुए बक्सा खोला और मुझे तहखाने में ले जाने लगी। हम दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। हमारी आवाज सुनकर आदमी उठकर बैठ गया और हैरत से मम्मी को देखने लगा। तुम्हारी बेटी को सब पता चल गया है, तुम अब खुद ही इसे सारी हकीकत बताओ, क्योंकि ये मेरा यकीन नहीं कर रही है। मेरी मम्मी ने मेरे पापा का नाम पुकारते हुए उस आदमी से कहा तो मैंने गौर से उस आदमी का चेहरा देखा। वो वाकई कोई और नहीं, मेरा अपना ही बाप था, जिसके चेहरे पर थोड़ी सी झुर्रियां और दाढ़ी के बावजूद में उसे पहली नजर में पहचान नहीं पाई, लेकिन गौर करने पर पहचान गई थी। मैं फटी फटी आंखों से अपने बाप को देखने लगी। मुझे उस मंजर पर यकीन नहीं आ रहा था कि 10 साल पहले मैं जिसे मरा हुआ समझ रही थी, आज वो मेरे सामने जिंदा खड़ा था। सोनम मेरी बच्ची, मेरे बाप ने कहते हुए लाड प्यार से मुझे अपने गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी, क्यों? क्या आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा? आप जिंदा थे और मैं आपको मरा हुआ समझ रही थी। मैंने 10 साल अनाथ होने के एहसास में गुजार दिए, आपको अंदाजा भी नहीं है। कुछ एहसास है आपको? आप दोनों ने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बताएं। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। बताता हूँ मेरी बच्ची, बताता हूँ। हमने जो कुछ भी किया हमारी मजबूरी थी। तुम सारी सच्चाई जान जाओगी तो तुम्हारा गुस्सा उतर जाएगा। मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठाया और अपनी कहानी शुरू की। मैं गांव की हवेली में गांव के मुसलमानों का नौकर था। मैं बहुत बहादुर और ताकतवर था। मैं उनका बहुत खास नौकर था और वो सब मुझसे बहुत खुश थे। फिर एक दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेरी और हम सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी और मैं जिंदा होते हुए मर गया। मुसलमानों की बेटी, जिसे हवेली की बेटी कहा जाता था, वो एक रात मेरे पास आई। वो बहुत डरी हुई थी। उसका नाम सना परवीन था। मैं अचानक सना परवीन को अपने पास देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वह बहुत लाडली थी और उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन अचानक वो आधी रात को मेरे कमरे में आ गई तो मैं डर गया, क्योंकि अगर मुसलमानों ने उसे आधी रात को मेरे कमरे में देख लिया तो मेरी तो शामत ही आ जानी थी। मैं परेशान होकर उससे पूछने लगा, बेटी आप इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आई है? अगर आपके भाइयों को या आपके पापा को मालूम हो गया तो वह गलत सोचेंगे। तो वो कहने लगी, मुझे आपके मदद की सख्त जरूरत है। आज अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सना परवीन की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। उसके हाथ में छोटा सा बैग था और उसने काला चादर से अपना चेहरा छुपा रखा था। मरने की बातें क्यों करती हो बेटी? आपकी तो शादी होने वाली है, भगवान आपको लंबी उम्र दे। मैं अदना सा गुलाम आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने सना परवीन से कहा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, हवेली छोड़कर हमेशा के लिए अपने महबूब के साथ जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दो, नहीं बल्कि आप मेरे साथ चलो ट्रेन में और मुझे शहर तक छोड़ दो। फिर आगे आपसे कोई मदद नहीं मांगूंगी। मैं शाकिब नाम के लड़के से मैं मोहब्बत करती हूँ और वो शहर में मेरा इंतजार कर रहा है। वो हवेली नहीं आ सकता क्योंकि मेरे भाई उसे खत्म कर देंगे, इसलिए मुझे ही जाना होगा। शाकिब से मिलने के बाद हम दोनों शादी करके हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। बस आपको मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी, मुझे उस तक पहुंचाना है। सना परवीन की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वो जो कह रही थी मेरे लिए ये करना मुमकिन नहीं था। बेटी ये आप क्या कह रही हो? अगर आपके भाइयों को पता चल गया तो मेरे साथ साथ आपको भी जान से मार देंगे। आप ऐसा कदम ना उठाए तो बेहतर है, आपके खानदान के इज्जत का मामला है। मैंने सना परवीन को समझाते हुए कहा, लेकिन वो जिद्दी थी।
मेरे भाई एक बूढ़े आदमी से मेरी शादी करवा रहे हैं ताकि मेरी जायदाद का हिस्सा उन्हें मिल जाए। और यही नहीं, वो बूढ़ा आदमी 4 जवान बेटियों का बाप है और बहुत ज्यादा पैसे वाला है। उसने बहुत ज्यादा पैसे का लालच भी दिया है मेरे भाई और मेरे बाप को, और बाप भाई उसी लालच में अंधे होकर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। वह बूढ़ा आदमी अपने इलाके का सरदार है, वो मुझसे शादी नहीं कर रहा है, यूँ समझ लो कि वो मुझे खरीद रहा है। मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो, सारी उम्र तुम्हें दुआएं दूंगी। सना परवीन ने फौरन अपनी चादर उतार कर मेरे कदमों में रख दी और फूट फूट कर रोने लगी। तो मुझे वाकई में उसका बहुत दुख हुआ। वो 20 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसका शादी एक बूढ़े से किया जा रहा था दौलत के लालच में। मैं हैरान था कि मुसलमानों के पास तो बहुत ज्यादा पैसा और जायदाद है, जमीन है, लेकिन उनकी लालच तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिर्फ इसलिए कि वो बूढ़ा आदमी इलाके का सरदार था, अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए उससे रिश्ता जोड़ना चाहते थे। और इसीलिए सना परवीन जैसी मासूम और कमसिन लड़की का सौदा कर रहे थे। वो हमसे जो चाह रही थी वो काम मेरे लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन मेरा दिल पिघल गया था उस मासूम को रोते हुए देखकर। वाकई उसके साथ नाइंसाफी हो रही थी, इसलिए मैंने हिम्मत की और उसे रेलवे स्टेशन तक लेकर आया। रात का आखिरी पहर था, किसी को कानों कान खबर तक न हुई। हम दोनों ट्रेन में बैठ गए और मैं सना परवीन को उसकी मंजिल तक पहुंचाया और वापस आ गया। लेकिन वापस आया तो हवेली में एक कोहराम बरपा था। अंदर दाखिल होते ही मुझे एक नौकर ने बताया कि एक आदमी ने मुझे शमा परवीन के साथ देख लिया है और अब वो मेरी जान लेना चाहते हैं। मैं अपनी जान बचाने के लिए फौरन अपने घर आ गया और तुम्हारी माँ को कहा कि सामान बांध लो, हम यहाँ से निकलते हैं। तुम्हारी माँ ने कहा कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, लेकिन वो लोग हमें ढूंढ ही लेंगे। मेरे ज़हन में फौरन खुदकुशी का आइडिया आ गया। हमने फौरन एक पुतला सा बनाया और उसे फांसी लगाने के बाद सारे कमरे में आग लगा दी। बक्से के नीचे तहखाना तो पहले से ही मैंने बनाया हुआ था किसी और मकसद के लिए, लेकिन अब वो मेरे काम आ गया। तुम्हारी माँ ने रोना धोना शुरू किया और पड़ोसी इकट्ठे हुए तो उन्हें बताया कि मुसलमानों के खौफ से मैंने खुदकुशी कर ली है। इस तरह से हम मुसलमानों से बच गए। तुम्हारी माँ और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने किसी तरह 10 साल गुजार दिए। तुम्हारी माँ को सिलाई का काम आता था, जिससे वो अपना घर का खर्च निकाल लेती थी। लेकिन मेरी बच्ची, मैंने जो कुछ भी किया मुझे उस पर जरा सा भी अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे फक्र है। मैंने एक मजलूम लड़की की जिंदगी बचा ली और सुना है कि आज सना परवीन बाहर मुल्क जाकर अपने शौहर के साथ बहुत खुश है और मैं खुश हूँ कि उसकी खुशियों की वजह मैं बना। मेरे पापा ने अपनी कहानी खत्म की तो मैं रोने लगी। रोते रोते उनके गले लग गई और उनसे शिकवा किया, लेकिन पापा मैं तो छोटी सी बच्ची थी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे भी बताते, मैं भी आपसे मिलने यहाँ आ जाती, मैंने रोते हुए कहा। मेरी बच्ची, मैंने ऐसा जरूर चाहा, लेकिन तुम्हारी माँ ने मना कर दिया कि सोनम छोटी बच्ची है, हो सकता है बातों बातों में बच्चों को या किसी बड़े के आगे राज खोल दे और हमारा सब कुछ खत्म हो जाए। इसलिए हमने तुमसे छुपाया और हम इस वक्त इंतजार कर रहे थे कि तुम बड़ी हो जाओ तो तुम्हें बता देंगे, लेकिन तुम्हें पहले ही पता चल गया। यकीन करो, हम दोनों तुम्हें बताने ही वाले थे। आपने सना परवीन की जिंदगी में तो खुशियां भर दे, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी तो तहखाने में गुजर गई। क्या आपको दुख नहीं होता उस बात का? आपकी आजादी खत्म होकर रह गई है। तो पापा कहने लगे, बेटा भले ही मैंने 10 साल कैद में गुजार दिए, लेकिन सना परवीन तो खुश है। और यकीन करो, मुझे भी इत्मीनान है कि मैंने एक मजबूर लड़की पर जुल्म होने से बचा लिया। अगर सना परवीन की शादी किसी अच्छे इंसान से हो रही होती तो मैं हरगिज ऐसा ना करता, लेकिन मैं जानता था कि उसकी शादी नहीं हो रही बल्कि उसका सौदा हो रहा है। उसकी वजह से मेरी जिंदगी मुश्किल में फंस गई और मैंने खुदकुशी कर ली है। ये सुनकर सना परवीन भी अपने आप को कसूरवार समझती है
और इसीलिए कई बार मेरे परिवार की मदद करने के नाम पर अच्छे खासे पैसे मनी ऑर्डर से भेज चुकी है। 10 साल में ज्यादातर मुसलमान इस हादसे को भूल चुके हैं। अब हम तीनों यह गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर चले जाएंगे। सना, परवीन के भेजे हुए पैसे से तुम्हारी माँ ने शहर में एक मकान खरीदा है जहां हम सब आराम से रहेंगे। इस वाकये के कुछ ही दिनों बाद हम सब शहर आ गए। अब पापा रोज मजदूरी करते थे और मैं और मेरी मम्मी आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।